हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज नया लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा था दक्षिण भारत के बारे में, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग पढ़ा था ना हमने। तो उसी का पार्ट 2 आज शुरू करेंगे। चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तुलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है तो किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। व्याकरण और काव्य से। तो पहला ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। अगले लेते हैं, तुलक की तुलक्कापियम तुलक्कापियर ऋषि, तुलक्कापियर द्वारा इसकी रचना की गई है। और ये अगस्त ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। कौन? तुलक्कापियम। उन्हीं ने लिखा है इसको। ठीक है, तुलक्कापियम को। अगला देखते हैं, शिलप्पाधिकारम का लेखक था इनमें से कौन? तो इलंगो। शिलप्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश कारिकल का पौत्र था। कारिकल का। ठीक है, चलो अगला। अब मिलाना है आपको सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल क्या है? एक दर्शन है। तो पहले में हो गया 2। तुलक्कापियम अभी पढ़े हम, कौन? व्याकरण है। तो 4 हो गया। शिलप्पाधिकारम एक प्रेम कथा है। और मणिमेकलई क्या है? मणिमेकलई एक वणिक कथा है। तो क्या हो गया? 2 4 2 4 1 3। 2 4 1 3 है कहीं? 2 4 1 3। चलो देखते हैं, 2 4 1 3। ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? रोम और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध थे कब? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में। तो ये कौन सा, कहाँ की खुदाई से पता चलता है? तो ये अरिकामेडु। अरिकामेडु कहाँ है? पांडिचेरी के 3 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है, कोरोनल तट पे। इसमें पेरी प्लस में इसे पुडुक्के, पेरी प्लस ऑफ एरिथियन सी है ना, उसमें इसे पुडुक्के कहा गया है। और यहीं से पता चलता है, यहाँ से बहुत चीज़ें, बहुत ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि रोम और भारत के बीच क्या थे? घनिष्ठ संबंध थे। जैसे 2 हत्थे का कलश मिला है, एम्फोरा जार मिला है, रोमन लैंप मिली है, रोमन ग्लास मिला है ना, इस तरह के सामान मिली हैं। तो इनसे पता चलता है। डी ऑप्शन। अगला, एम्फोरा जार एक होता है, क्या होता है? लंबा तथा दोनों तरफ हत्तेदार जार। मतलब इस तरह से जार रहेगा, इसमें यहाँ भी हत्ता और यहाँ भी हत्ता। ठीक है, इस तरह से ये इसको बोलते हैं रोमन जार, है ना। ठीक है, दोनों तरफ एम्फोरा जार। ये हो गया बी ऑप्शन। चलो, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो देखो, तीनों का हुआ, याद रखना। संगम साहित्य में 3 राजवंशों का वो होता है जिक्र। किसका? चोल, चेर और पांड्य। अब जो भी नहीं है वो देख लो, कदम्ब नहीं है, तो ये सही है। चोल, चेर, पांडव। कभी दे देगा पल्लव दे देगा, तो इनसे अलग जो भी नहीं रहेगा वही वही ऑप्शन मार देना। जो भी रहेगा, चोल, चेर और पांड्य, ये तीनों के बारे में संगम साहित्य में बताया गया। ठीक है, चलो। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में। कुरल किस में है? तमिल भाषा में। देखो, कुरल जो है तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। और इसको लघुवेद, लघुवेद भी कहा जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। लघुवेद तमिल साहित्य का बाइबल, मुप्पाल, ये कई नाम है इसके। इसकी रचना जो है तिरुवल्लुवर ने की। और अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर जो है ब्रह्मा के अवतार थे। ठीक है, तो ये हो गया बी ऑप्शन। अगला, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो बताइए, तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। सित्तर एक बिल्कुल राइट है, एकेश्वरवादी थे सित्तर, और मूर्ति पूजा का विरोध भी करते थे। बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत, तमिल के सित्तर थे और कन्नड़ में रहते थे लिंगायत। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे ताकि जाति अधिक्रम को अस्वीकार, मतलब जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे और पुनर्जन्म को भी नहीं मानते थे। कौन? कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत। लिंगायत कहाँ थे? कन्नड़ में। ये भी बात सही है। अब देखो, 2-3 चीज़ समझ लो इससे। सित्तर कहाँ से? तमिल क्षेत्र, एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। और लिंगायत कहाँ के थे? कन्नड़ के, कन्नड़ से संबंधित रखते थे। और ये क्या है? पुनर्जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानते थे और जाति प्रथा को भी नहीं मानते थे। दोनों ही सही है। कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गुप्त, तो गुप्त किससे संबंधित है? देवगढ़। गुप्त देवगढ़। उसके बाद चंदेल, चंदेल किससे संबंधित है? खजुराहो। चंदेल खजुराहो। चालुक्य बादामी। और पल्लव ये पनमलई। तो क्या हो गया? 4 3 1 2, है ना। 4 3 1 2 देखते हैं। 4 3, पहले में 4, दूसरे में 3, ये ए हो गया। और 1 2, ठीक है। सी में 1, डी में 2 हो गया। ए ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का निगम कौन सा था? तो मणिग्रामम। मणिग्रामम क्या है?
उस समय पे व्यापारियों का एक निगम था। ओके, चलो अगला देखते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था तो किसके? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। ऑप्शन बी सही है। कौन सा? बी, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। देखो, परांतक वन के अंतिम समय में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय इसने जो है तकोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था। किसने? कृष्ण तृतीय ने। और तंजौर पर अधिकार कर लिया था कृष्ण तृतीय ने। इस उपलक्ष्य में तंजई युकोंड की उपाधि किसने दी, धारण की थी? कृष्ण तृतीय। तो तकोलम में चोलों को उसने हराया था कृष्ण तृतीय ने। बी ऑप्शन। अगला, चोल साम्राज्य को अंत तक किसने समाप्त किया था? तो मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनानायक था मलिक काफूर। उसने अपनी दक्षिण विजय के अभियान में चोलों को समाप्त किया और चोलों को अंततः समाप्त कर दिया। ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अमीर खुसरो की एक कृति है खजाइन उल फुतू, इसमें ये जानकारी मिलती है। डी ऑप्शन। अगला, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये क्या था? कपास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र, किसके लिए? मसालों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? कपास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था कौन? उरैयूर। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला, पांड्य राज्य की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? किस नदी को? तो वेंगी नदी। वेंगी नदी पांड्य राज्य की जीवन रेखा कही जाती थी। देखो, पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था, कावेरी के नीचे में स्थित था। इसे आधुनिक मदुरा तथा तिरुनेलवेली जिले शामिल होते हैं। और त्रवणकोर का मतलब केरल का भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित था। इसकी राजधानी मदुरा थी और वेंगी नदी इसकी जीवन रेखा थी। किसकी? पांड्यों की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर बात करें, कोरकई, पुहार, तोंडी, मुसीर, इनमें से तोंडी और मुसरी ये दो जो हैं पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन सा हो गया? ऑप्शन सी होगा। तोंडी और मुसरी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, संगमकालीन साहित्य में कोन, को, मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? कोन, को, मन्नन किसे कहा जाता था? तो राजा को कहा जाता था। कोन, को, मन्नन राजा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द थे। डी ऑप्शन, संगम काल में, है ना। चलो, तृतीय संगम हुआ था। देखो, संगम के बारे में, ये तो हुआ था कहाँ? मदुरई में हुआ था। अब सुन लो, 3 संगम हुए हैं अभी तक टोटल, तो 3 संगमों के बारे में सुन लो। संगम का मतलब पहले समझो। संगम क्या है? कवियों की एक गोष्ठी, कवि जो एकत्र होते थे ना, और उसको ही बोलते थे संगम। तो कब कब कौन कौन से हुए हैं? तो पहला संगम हुआ मदुरई में और इसकी अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने। ठीक है। दूसरा संगम हुआ कपाटपुरम, अलीबाई बोलते थे कपाटपुरम में, और इसकी भी अध्यक्षता की अगस्त ऋषि ने। तीसरा संगम हुआ मदुरई में, फिर मदुरई में होता है, और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की। ठीक है, मदुरई, कपाटपुरम, मदुरई, उसके बाद अगस्त ऋषि और नक्कीकर। ठीक है, नक्कीरर। ठीक है, ये डी इसी ऑप्शन हो गया इसके साथ। अगला लेते हैं, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये ऋषि अगस्त। देखो, ऋषि अगस्त का जन्म जो है काशी में हुआ था। देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण भारत की यात्रा की। बाद में वो दक्षिण में ही बस गए और इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में माना जाता है। किसको? अगस्त ऋषि को। कहाँ का जन्म? काशी में, है ना। अब यहाँ आपने काशी और उसके तमिल साहित्य में, मतलब तमिल दक्षिण भारत और काशी के लिए एक अभी सम्मेलन भी हुआ था, है ना, तमिल संगमम अभी हुआ था, है ना। तो इसीलिए हुआ था क्योंकि काशी का और तमिल साहित्य का बहुत बड़ा एकीकरण है, बहुत बड़ा इतिहास में योगदान रहा है, दोनों को मिल रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6 से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य में उसकी राजधानी सुमिलित नहीं है? अब आपको बताना है राजधानी कौन सी नहीं है, इसमें से कौन सुमिलित नहीं है। देखो, पल्लवों की कांचीपुरम, पांड्यों की मदुरई, चेर की पुदुचेरी, ये सी संबंधित नहीं है। क्यों? चेरों की राजधानी कहाँ थी? वांची या वांची थी, वांजी या वांची। चोलों की तंजौर और होसलों की द्वार समूह। देखो, चेर राज्य जो है, आधुनिक जो केरल है ना, उसको चेर राज्य बोलते थे, है ना। इसमें त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार के कुछ भाग भी शामिल होते थे। और चेर राज्य की राजधानी क्या थी? वांजी या वांची। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है हमारा, यही पूछा था। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का वर्णन? चालुक्यों के काल की बात हो रही है भैया, तो किसने? मातवालिन चालुक्य के टाइम पे भारत और चीन के बीच जो संबंध थे उनका विवरण देता है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? काकतीय राज्य में, तो कौन था? ऑप्शन बी, कौन? मोटुपल्ली, है ना, मोटुपल्ली। देखो, काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। यह समुद्र पतन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है।
इटली यात्री जो मार्को पोलो था ना, इस स्थान का दौरा करता है और मार्को पोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान आंध्र प्रदेश की प्रसिद्धि और शक्ति का वर्णन किया है। किसने? मार्को पोलो ने। कब आया था? ये काकतीय वंश के टाइम पे आया था मार्को पोलो। ठीक, तो बी ऑप्शन। लगते हैं दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राजा किस राजवंश के राजा ने रोम राज्य के एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। मतलब दक्षिण भारत का कोई एक राज्य था, राजवंश था, जिसने रोम राज्य में एक 26 ईसा पूर्व में एक दूत भेजा था। तो किसने भेजा था? ये भेजा था भैया पांड्यों ने। कौन? पांड्यों ने। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक 26 ईसा पूर्व में अपना एक दूत भेजा था। पांड्य वंश के शासकों ने दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया और इनकी राजधानी क्या थी? मदुरई राजधानी थी। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, और ये दक्षिण भारत भी समाप्त हो जाएगा। फिर प्राचीन साहित्य और साहित्यकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ? मदुरई में, है ना, तमिलनाडु, मदुरई में। तो ये हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। अगर नए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए। कल पढ़ेंगे हम प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। ओके, थैंक यू सो मच।